Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. So in this lecture, this is the last lecture of second year and first year physics. In this lecture I am going to discuss the important tips and techniques that how to solve the BIK exam paper with proper presentation and with proper time management. तो यहाँ आपको पता चलेगा कि पेपर में क्या इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, किस तरह से आपको पेपर सॉल्व करना है और क्या उसकी टेक्निक्स हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू फिल BIK आंसर स्क्रिप्ट टाइटल पेज, यानी कि जो आपको एग्ज़ाम में आंसर स्क्रिप्ट मिलेगी उसका टाइटल पेज आप कैसे फिल करेंगे. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द कॉपी ऑफ द BIK आंसर स्क्रिप्ट. ये एक BIK आंसर स्क्रिप्ट की कॉपी है. इसमें आप देख सकते हैं चीज़ें नज़र आ रही होंगी आपको. राइट साइड पे आपको रोल नंबर, ग्रुप नंबर, सब्जेक्ट, पेपर 2 आएगा. जो सेंटर, जहाँ पे आपका सेंटर पड़ा है वो लिखना होगा आपने. आपका एनरोलमेंट नंबर अगर नहीं है तो अप्लाइड रजिस्ट्रेशन आ जाएगा यहाँ पर. ये सब चीज़ें आपने फिल करनी होंगी. ये इंपॉर्टेंट बातें हैं. इसी तरीके से यहाँ पे भी लिखना होगा कि आपका जो एग्ज़ाम है वो सालाना है, ज़मीनी, तो आपको एनुअल है तो सालाना लिखेंगे, सालाना पे टिक करेंगे आप इसको. और जो डेट होगी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि कितनी एडिशनल कॉपीज़ आप यहाँ अटैच करेंगे वो आपने लिखना होगा, जितनी आप B कॉपीज़ लेंगे. अब यहाँ पे जो मिस्टेक स्टूडेंट्स कर जाते हैं कि यहाँ सबसे ऊपर देखें लिखा हुआ है कोड नंबर. तो कोड नंबर ये बोर्ड का कोड नंबर होता है. बच्चे यहाँ पर MCQs का कोड नंबर लिख देते हैं. इसको आपने अवॉइड करना है और कोशिश करिएगा कि रोल नंबर और बाकी सब चीज़ें जो आप फिल करते हैं इसको किसी बॉल पेन से करें, इंक पेन से ना करें, क्योंकि वो मिट जाता है. ठीक है, पेपर भले आप इंक पेन से सॉल्व करें, ब्लू इंक पेन से, लेकिन ये जो एरिया है टाइटल पेज का, ये आपने एक पॉइंटर से या बॉल पेन से फिल करें और सोच समझ के इसमें ओवर राइटिंग नहीं करिएगा. जैसे ये सॉल्व हुआ हुआ है फातिमिया कॉलेज के किसी स्टूडेंट ने किया हुआ है, इसको इस तरह से सॉल्व करें. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि कोड नंबर की जगह को आपने ब्लैंक छोड़ देना है. यहाँ पे कोड नंबर बोर्ड वाले डालते हैं, ये आपको नहीं डालना. आपने कोड नंबर कॉपी के अंदर जो जगह होती है वहाँ पे जाके लिखना होता है. जैसे टाइटल पेज है तो उसमें आप देख रहे हैं ऊपर कोड नंबर नज़र आ रहा है लेफ़्ट और राइट पे. तो राइट साइड पे कोड नंबर जो एग्ज़ाम में लिखते हैं उसको डिटैच कर लेते हैं, ताकि जब कॉपीज़ चेकिंग के लिए आती हैं तो वहाँ पे ये सब चीज़ें आपका रोल नंबर नज़र और सेंटर नज़र नहीं आ रहा होता. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द प्रेजेंटेशन. फिर इस पेपर की प्रेजेंटेशन जो आप BIK एग्ज़ाम में करेंगे वो किस तरह से होगी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. इससे काम आपका अच्छा भी हो सकता है. सेक्शन ए जो आपने कॉपी के आंसर स्क्रिप्ट में लिखना है वो ब्लैक मार्कर से लिखना होगा बोल्डली. तकरीबन 2 से 1.5 लाइन के अंदर ही आना चाहिए. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कोड नंबर. जो कोड है आपके MCQs का, जैसे PH01 या 05 या 07, वो आपने बाकायदा लिखना होगा. और MCQs को सॉल्व करने का तरीक़ाकार आपको पता है कि नंबर से आगे आपने सिर्फ जो है उनके आंसर्स लिखने हैं बस. जैसे यहाँ लिखे में 8 ऑप्शंस दिखाए मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल के तौर पे. तो ये जो हाईलाइट हो रहा है PH01 रेड एरो से, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं. एग्ज़ाम में आपको कम से कम 5 कोड्स होते हैं, एक कोड नहीं होता. ऐसे आपके जो टेस्ट होता था एग्ज़ाम में यहाँ पर तकरीबन 2 कोड्स होते हैं, तो बोर्ड में तकरीबन 5 कोड्स होते हैं. तो कोड 1 है, 01 है, 05 है, जो भी है वो आपने सही से प्रॉपरली लिखना होगा. ओके. नाउ BIK प्रेजेंटेशन. तो प्रेजेंटेशन मेरा सेक्शन ए का मैंने आपको बता दिया. सेक्शन बी में भी आपने सबसे सेक्शन बी को ब्लैक मार्कर से बोल्डली लिखना है. और जो क्वेश्चन 2 यानी कि सेक्शन बी के क्वेश्चन जो होते हैं वो 2 का पार्ट 1, 2, 3, 4, 9 पार्ट्स होंगे यहाँ पे आपके पास. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है वो आपने लेफ़्ट साइड पे नहीं लिखना है बल्कि सेंटर में लिखना है और मार्कर से लिखना है. बच्चे यहाँ पे सिर्फ पार्ट 1 लिख देते हैं, जो कि गलत होता है. क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 पूरा कंप्लीट इसी तरीके से लिखें.
और मेहरबानी करके ये मत किया करें कि वैसी 2 मार्जिनें तो खिंची हुई होती हैं, बच्चे यहाँ पर सेंटर पोर्शन में मज़ीद मार्जिन खींच के इसको श्रिंक कर देते हैं, इससे बहुत बुरा इम्पैक्ट जाता है एग्जामिनर पे। सिमिलरली क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 या 3 जो भी आप कर रहे हैं उसको प्रॉपर्ली मार्कर से लिखें। अब एक न्यूमेरिकल की मैंने एग्जांपल दी कि न्यूमेरिकल अगर आप कर रहे हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 तो उसका प्रॉपर डेटा, सोल्यूशन और उसकी हेडिंग्स, इनको भी आपने मार्कर से या ब्लैक पॉइंटर से लिखना है ताकि प्रॉपर्ली नज़र आए। और ख़ासकर जब इनके आप फॉर्मूले लगाते हैं, उनका जब आंसर लगाते हैं, आंसर फाइंड आउट करते हैं, आंसर को आपने बॉक्स में ज़रूर करना है विद प्रॉपर यूनिट, ताकि एग्जामिनर को चेकिंग में आसानी रहे। ये बात याद रखिए, जितनी एग्जामिनर को चेकिंग में आसानी रहेगी उतना ही पेपर में आपको मार्क्स मिलने में आसानी मिलेगी। अगर एग्जामिनर को चीज़ें ढूंढने में टाइम लगा तो फिर आपको मार्क्स में भी लॉस होगा। जैसे यहाँ पावर निकाली गई है तो पोटेंशियल एनर्जी, पावर, जितनी भी चीज़ें आंसर्स निकल रहे हैं सबको आपने मार्कर से अंडरलाइन करना है ताकि एग्जामिनर को आंसर ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो, जल्दी मिल जाए, और उसकी हेडिंग भी बनानी है। अब ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में देख लें जैसे चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 है का पार्ट 2 आप कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे ये है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसकी प्रॉपर हेडिंग ज़रूर डालें। बच्चे सिर्फ क्वेश्चन नंबर डाल के लिखना शुरू कर देते हैं, कोई हेडिंग नहीं होती, कोई प्रॉपर वर्डिंग नहीं आ रही होती। डायग्राम ज़रूर बनाएं, भले छोटी सी डायग्राम बनाएं, रफ डायग्राम बनाएं, लेकिन ज़रूर बनाएं। और एंड में जो रिज़ल्ट आए उसको भी अंडरलाइन या बॉक्स में बंद करें। जितने भी एरो ब्लिंक हो रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और सब हेडिंग्स जो यहाँ स्टेटमेंट डेरिवेशन की आई है ये भी आपने ब्लैक या ब्लू मार्कर से देनी है। कोशिश करें ज़्यादातर आप ब्लैक मार्कर यूज़ करें, उससे ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट आता है। और एक ही पेज पे इस बच्चे ने डेरिवेशन कर दी है, इसको मैं अच्छा नहीं कहूँगा। इसको चाहिए था कि ऐसी चीज़ को तकरीबन 1.5 पेज तक ले जा सकता था। ये थोड़ा सा लाइन ड्रॉप किया करें, स्टेटमेंट के बाद लाइन ड्रॉप हो सकती थी, डेरिवेशन के बाद लाइन ड्रॉप हो सकती थी, डायग्राम सेंटर में आ सकती थी, तो ये और अच्छी प्रेजेंटेशन कहलाती। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का भी पार्ट बी। बच्चे यहाँ पर पार्ट ए पार्ट बी लिख देते हैं लेकिन पूरा नहीं लिखते कि क्वेश्चन 4 का पार्ट ए, क्वेश्चन 3 का पार्ट ए या पार्ट बी। उसकी प्रॉपर हेडिंग तकरीबन 1.5 लाइन में दिया करें, फिर उसकी स्टेटमेंट, फिर डेरिवेशन, फिर प्रॉपर छोटी सी डायग्राम, देन आपने फिर आगे बढ़ना है। और जो जो उस डेरिवेशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपने उनको बॉक्स में मार्कर से हाईलाइट करना है। और जब ये फाइनल रिजल्ट आ रहा है इसको भी देखें बॉक्स में बंद किया गया ताकि एग्जामिनर को मिल जाए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द कंक्लूजन। कुछ सवालों में कंक्लूजन लिखना ज़रूरी होता है, जैसे लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चंस में। बाज़ जगह कंक्लूजन नहीं बन रहा होता, कोई प्रॉपर लैंग्वेज नहीं बन रही थी, तो उसमें सिर्फ यही लिख दिया करें कि द अबव इक्वेशन रिप्रेजेंट दी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द क्वेश्चन, जो भी आपके पास क्वेश्चन हो। द अबव इक्वेशन इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये अबव इक्वेशन होती है, यही रिक्वायर्ड इक्वेशन है फॉर द टॉपिक। जो भी कॉम्पटाउंड इफेक्ट कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, गॉसेस लॉ कर रहे हैं, उसके हिसाब से लिख दें अगर आपको उसकी वो नहीं आती। ठीक है। क्वेश्चन नंबर को आपने अपनी सीक्वेंस से नहीं बल्कि बोर्ड के क्वेश्चन पेपर की सीक्वेंस लिखना है। जैसे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 3 किया है बोर्ड का, फिर सेकंड मैंने क्वेश्चन 4 किया, फिर 2 किया, फिर 5, फिर 1। अपनी सीक्वेंस मत बनाइएगा, जो बोर्ड के क्वेश्चन पेपर की सीक्वेंस हो उसी को आपने लिखना है। भले उसको आप आगे पीछे कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉलो सीक्वेंस, जैसे ये देखा जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे एक स्टूडेंट एक्सेस ने एक एग्जांपल लिखी है, 3 एग्जांपल्स लिखनी थी, जिसने फर्स्ट करेक्ट लिखी, सेकंड रॉन्ग, थर्ड करेक्ट है और फोर्थ करेक्ट है। तो इसमें एग्जामिनर का जो बोर्ड का रूल होता है वो ये होता है कि पहले 3 ऑप्शंस चेक किए जाएंगे, चौथे ऑप्शन को एक्स्ट्रा में डाल दिया जाएगा, वो गलत हो या सही हो, जो भी हो। तो ये गलती मत किया करें। इसमें आपको में भी चांस है कि टाइम नंबर मिल जाए, लेकिन ज़्यादा चांस है कि नंबर ना मिले। एक स्टूडेंट वाई है, उसने देखें कैसे किया है, फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है, फोर्थ रॉन्ग है। तो बोर्ड के हिसाब से पहले 3 ऑप्शन चेक किए जाएंगे और चौथे ऑप्शन को एक्स्ट्रा में डाल दिया जाएगा, तो इसको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। कोशिश करें जो भी आप पार्ट कर रहे हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन ना करें। अगर कर भी रहे हैं तो पहले वो सवालात करें जो शॉर्ट हों, जिनमें आप बिल्कुल 100% श्योर हो, कोई मिस्टेक के चांस ना हो। ठीक है, तो ये लेफ़्ट हैंड साइड को अवॉइड करिएगा। ओके,
इम्पैक्ट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑन ग्रेडिंग, यही बात मैं यहाँ कहूँगा कि अगर सेक्शन ए चलें MCQs का है, अगर सेक्शन ए आपने स्टार्ट किया है और उसकी सीक्वेंस को फॉलो करें, जैसे सेक्शन बी आपने किया, सेक्शन बी का क्वेश्चन 1A 1B, ठीक है, फिर आप सेक्शन बी सी पर आ गए, क्वेश्चन उसका आपने 3A और 3B किया, ठीक है। लेकिन बाद बच्चे क्या करते हैं कि सेक्शन ए बी स्टार्ट किया, उसका एक पार्ट किया, फिर सेक्शन सी स्टार्ट कर दिया, उसका एक पार्ट किया, फिर दोबारा सेक्शन बी के ऊपर आ गए। तो ये मत करिएगा, इससे बहुत बुरा इम्पैक्ट जाता है, एग्जामिनर को चेकिंग में प्रॉब्लम होती है और जिसका सिर्फ और सिर्फ ग्रज आपके मार्क्स पे इम्पैक्ट आएगा उसका। अगर आप सेक्शन ए कर रहे हैं तो उसके क्वेश्चंस को पूरा करें, सेक्शन बी कर रहे हैं तो उसके क्वेश्चंस को पूरा करें, उसके बाद सेक्शन सी पर जाएँ। और अगर सी स्टार्ट किया है तो सी का कोई पार्ट अगर रह गया तो उसकी जगह छोड़ दें, ताकि उस पार्ट को आप वहीं पे फिल करें। ये मत करिएगा कि पहले सेक्शन बी किया, एक पार्ट उसका सवाल कर लिया, फिर सेक्शन सी का कर लिया एक सवाल, फिर दोबारा सेक्शन बी पर आ गए। इससे बहुत बुरा इम्पैक्ट होता है, एग्जामिनर को प्रॉब्लम होती है और हर एग्जामिनर्स पे आपके मार्क्स में जहाँ भी आपको थोड़ा बहुत फेवर मिल सकता है वहाँ आपको फेवर नहीं मिल पाएगा, उल्टा ये चीज़ नेगेटिव में जाएगी आपके। इसको अवॉइड करिएगा। टाइम मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा गौर से ये टाइम मैनेजमेंट के हवाले से, जैसे आपके पास पेपर में 2 आवर्स हैं, टाइम स्पेंड एंड टाइम लेफ्ट। तो सेक्शन ए पे इसको बेटा ज़रा गौर से सुनिएगा आप लोग, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2 आवर्स को आपने कैसे कंज्यूम करना है, कैसे यूटिलाइज़ करना है। तो सेक्शन ए आपका MCQs का है, जो कि 42 MCQs होंगे आपके पास, जिसमें से आपको तकरीबन 40 मिनट्स रिक्वायर्ड हैं। तो कोशिश करें कि 35 मिनट्स के अंदर मैक्सिमम इसको आप कवर कर लें, तो आपके पास 85 मिनट्स बचेंगे। अब आपने इसके बाद करना क्या है कि आपने सेक्शन बी को सॉल्व नहीं करना, बल्कि सेक्शन बी को हल्का सा गो थ्रू करना है। ये मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बताता हूँ बात कि सेक्शन सी पहले किया करें, बी बाद में किया करें, क्योंकि सी में डेरिवेशंस होती हैं, एक रट्टा होता है, थोड़ा सा अगर टाइम के साथ वो भूल सकता है इंसान। लेकिन सेक्शन बी में न्यूमेरिकल्स होते हैं जो कि जल्दी हो जाते हैं अगर फॉर्मूले याद हों। तो आपने सेक्शन ए के बाद सेक्शन बी पे टाइम स्पेंड करना है। ये ज़रूरी नहीं कि हर स्टूडेंट्स को फॉलो करे, बाज़ जो स्टूडेंट्स अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छी है तो वो कर सकते हैं, ख़ास करके वो स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स या वो स्टूडेंट जिनको टाइम पे पेपर नहीं हो पाता, जिनका, वो इस सीक्वेंस को फॉलो करें तो उन्हें काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। सेक्शन ए करने के बाद आपने सेक्शन बी पे सिर्फ 10 मिनट्स लगाने हैं, जिसमें आपने क्या करना है, न्यूमेरिकल्स को रीड करना है और देखना है कि न्यूमेरिकल आपको आता है या नहीं आता। उसका अगर आता है तो उसका फॉर्मूला आपने कॉपी के लास्ट पेज पे लिख देना है और डेटा को अंडरलाइन करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, अगर ये आपने सही से कर लिया। दोबारा मैं बता रहा हूँ कि आपने सेक्शन ए MCQs करने के बाद सबसे पहले सेक्शन बी के न्यूमेरिकल्स को एक गो थ्रू करना है, उन्हें रीड करना है वर्बली हल्का सा, और उनका देखना कि हाँ इसमें ये फार्मूला लगेगा, ये इसका डेटा है, उनको अंडरलाइन कर लिया और उस फार्मूले को आपने कॉपी के लास्ट में लिख दिया। 10 मिनट्स में अगर 5 न्यूमेरिकल्स आपको वहाँ से आ रहे हैं तो ये आपका बहुत बड़ी एक फ़ायदा हो जाएगा यहाँ से आपको। तो 10 मिनट्स यहाँ पे कंज्यूम करने के बाद आपके पास 75 मिनट्स बचे हैं। ओके, अब आपने आना है सेक्शन सी पर। सेक्शन सी में 2 क्वेश्चंस हैं, दोनों में 3-3 पार्ट हैं, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। आपके पास हर पार्ट के लिए ऑलमोस्ट 15 मिनट्स है मैक्सिमम। पार्ट सी छोटा होगा तो उसको आप 10 मिनट्स में भी कर सकते हैं, और डायग्राम यहाँ लाजमी है, भले सवाल में डायग्राम हो या ना हो, लेकिन आपने डायग्राम बनानी है। रेजिस्टेंस की भी डायग्राम बन सकती है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर की भी मैंने डायग्राम बताई है बच्चों को। तो बहरहाल यहाँ पे जब आप 45 मिनट्स आपने कंज्यूम कर लेंगे, स्पेंड कर लेंगे, ये आपने 15 मिनट्स के अंदर ही करना है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए, 1 मिनट या 2 मिनट ऊपर हो जाए, इससे ज़्यादा ना हो। तो आपके पास 30 मिनट्स बचेंगे। अब आपने दोबारा सेक्शन बी पर आना है। तो सेक्शन बी के वो 5 न्यूमेरिकल या 4 न्यूमेरिकल जो कि आप पहले हल्का सा वर्बली देख चुके हैं, अब आपको उन्हें करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। न्यूमेरिकल छूटने में नुकसान कम होता है एज़ कम्पेयर टू लॉन्ग क्वेश्चन छूटने में नुकसान ज़्यादा होता है।
न्यूमेरिकल में तो अगर आप डेटा फार्मूला लिख देंगे तो आपको 1 या 2 मार्क्स ऑलमोस्ट मिल जाएंगे, 5 में से या 4 में से 2 मार्क्स तकरीबन मिल जाएंगे। तो यहाँ के बाद आपने आना है सेक्शन बी पे दोबारा आना है और 4 से 5 मिनट देने हैं अब आपने न्यूमेरिकल को, जिसको आप एक बार देख चुके हैं, अब आप दोबारा देख रहे हैं। और अगर आपको यहाँ से 5 न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है, 4 आ रहे हैं, तो एक आध थ्योरी कर लीजिएगा, लेकिन शॉर्ट लैंग्वेज में और टाइम के अंदर कोशिश करिएगा करने की। 5 मिनट्स फॉर शॉर्ट थ्योरी में आप डायग्राम बहुत ज़्यादा डिटेल मत बनाए, डायग्राम छोटी बनाएगा, बहुत बड़ी डायग्राम मत बनाएगा, मुनासिब बनाएगा, भले रफ भी बना दे तो भी नंबर मिल जाएंगे। डायग्राम पे ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट लगाया करें, लॉन्ग में भी। डायग्राम का सिर्फ 1 मार्क्स होता है, डायग्राम पे बच्चे पूरे 10-10 मिनट लगाते हैं, उनकी बेवकूफ़ी है। और डेरिवेशन में भी अगर आपके पास टाइम शॉर्ट हो रहा हो तो आप मैथमेटिक्स पे टाइम ज़्यादा लगाएं, लैंग्वेज को थोड़ा सा श्रिंक कर दें, लेकिन डेरिवेशन जो करें तो पेज को एक्सटेंड करके करें, श्रिंक करके मत करिएगा, एक ही पेज में मत करिएगा। कोशिश करें कि डेरिवेशन 2 से 2.5 पेज तक जाए। लाइनें छोड़ के थोड़ा सा काम करें, एक आध लाइन ड्रॉप करें हर स्टेप के बाद, ताकि काम अच्छा लगे। तो यहाँ पे सेक्शन बी जब आप पूरा कर लेंगे न्यूमेरिकल का, 4 से 5 मिनट न्यूमेरिकल या 5 मिनट आपने शॉर्ट थ्योरी में लगा दिए, 5 सवाल यहाँ से करने के बाद आपके पास ऑलमोस्ट 5 मिनट्स बचेंगे जो कि आपने रीचेकिंग में लगाने हैं। तो फिर इस तरीके से आपका ये पेपर पूरा टाइम मैनेजमेंट में हो भी जाएगा। अब डिपेंड करता है कि MCQs अगर आप और जल्दी कर लेते हैं तो आपको और टाइम मिल जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप 15 के बजाय 12 मिनट में कर लेते हैं तो आपको और टाइम मिल जाएगा। ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी है। तो मेरा यही आपको वो होगा, मैं यही आपसे ये कहूँगा कि आप सेक्शन ए के बाद सेक्शन बी को हल्का सा गो थ्रू करके सेक्शन सी कंप्लीट करें, क्योंकि वहाँ एक फ़िक्स सवाल आता है जो कि चेंजिंग नहीं होती। लॉन्ग क्वेश्चन जो आते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। ठीक है क्लास, तो आई होप आपको कोई बातें समझ में आ गई होंगी। और सेक्शन सी में डायग्राम मस्ट है। सेक्शन बी में भी अगर कोई थ्योरी का सवाल आप करना है तो उसमें छोटी सी कोई डायग्राम ज़रूर बनाएगा जो वहाँ पे आपको लिखवाई गई हो, करवाई गई हो। जैसे कार्नोट लीनियर का टॉपिक है तो उसमें एक डायग्राम ये है जो कि नहीं बनाई जाती एग्जाम में, एक और डायग्राम ये है जो कि बच्चे बना लेते हैं लेकिन इसकी भी कोई वर्थ नहीं होती। इम्पॉर्टेंट डायग्राम जो है वो ये है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन PV डायग्राम। ये एक मैंने मिसाल दी आपको। तो हर टॉपिक की एक इम्पॉर्टेंट डायग्राम होती है, जैसे PV = CP - CV = आर्क में भी आपको। ओके क्लास, थैंक यू। आई होप आप सबको समझ में आई होंगी बातें। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से वर्क करने की कोशिश करिएगा और घबराएगा नहीं। कोर्स में वही आएंगी चीज़ें जो आपको कराई गई हैं। सवाल थोड़ा बहुत चेंज होकर आ सकते हैं, जैसे CP - CV को हो सकता है वो लैंग्वेज में दे दे, शो डैट द डिफरेंस ऑफ द मोलर स्पेसिफिक एट कांस्टेंट प्रेशर टू द कांस्टेंट वॉल्यूम = जनरल गैस कांस्टेंट। कॉम्पटन इफेक्ट को इस तरह से दे दे कि फोटोन और मटेरियल का कार्बन का स्ट्राइक होने के बाद जो फोटोन स्कैटर्ड होता है तो वहाँ पे वेवलेंथ का शिफ्ट बताइए। तो सवालात वही आएंगे लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज में टेक्निक्स चेंज हो सकती है, एक आध न्यूमेरिकल में भी हो सकता है, आउट ऑफ कोर्स आ सकता है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गई होंगी बातें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।